कार्नो इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है और यह एक आइडियल इंजन है। इस इंजन में 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सोर्स, जो हाई टेम्परेचर पे होता है और जिसकी जो हीट कैपेसिटी है वो इन्फानाइट होती है। मीन्स इसमें से यदि हम कुछ हीट ले लेंगे तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा पार्ट इसका सिंक होता है, जिसका टेम्परेचर T2 केल्विन है और इसकी भी हीट कैपेसिटी इन्फानाइट है कि इसको यदि हम थोड़ी बहुत हीट दे देंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ये वर्किंग सब्सटेंस है इसमें, जिसमें एक सिलेंडर होता है, एक फ्रिक्शनलेस जो है वो पिस्टन लगा रहता है, जिससे इसमें किसी प्रकार का जो है वो हीट लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में रिवर्सिबल प्रोसेस है। और हम जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से इंडिकेटर डायग्राम में, वापस हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और चौथा पार्ट है स्टैंड, जो एक इंसुलेटर जो बेस होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हीट इंजन किसी भी सोर्स से हीट को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में जो है वो वर्क हमें मिलता है, मैकेनिकल वर्क, और जो उसमें हीट बच जाती है उसको वो सिंक को रिजेक्ट करता है। यहाँ पर जो है वो इंडिकेटर डायग्राम है P और V में, और हमारा जो सिस्टम है सबसे पहले वो A पॉइंट पे है, जहाँ पर इसके अंदर जो आइडियल गैस है उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, क्योंकि हम सोर्स के टेम्परेचर के इक्वल रखेंगे। इसको हम यहाँ से उठाकर सोर्स पे रख देते हैं और इसको हम एक्सपेंड होने देते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड होने देंगे तो इसका जो है वो प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 हो जाएगा, बट टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हम इसको T1 जो ये हमें कर्व मिला है, ये T1 टेम्परेचर पे मिला है। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, क्योंकि ये एक्सपेंड किया है हमने, T1 कांस्टेंट है, और यहाँ वर्क डन जो मिला 2.303 R T1 log V2/V1 आइसोथर्मल प्रोसेस वाले में कर दिया। आप चाहें तो एरिया भी बता सकते हो, इसके नीचे वाले ये भाग का एरिया जो A से लेकर B तक वर्क करो और VX के बीच का जो एरिया है वो वर्क डन होगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉ ऑफ, यदि हम थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU होता है। और क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो DU का मान 0 है, तो फिर हमारे पास में W1 इक्वल टू Q1 है। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके इस वर्किंग सब्सटेंस ने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है वो वर्क डन के ही इक्वल है, W1 के इक्वल है इस सिचुएशन में। अब आप यहाँ से इस सिलेंडर को हटाकर स्टैंड पे रख देंगे और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। तो और इसको एक्सपेंड तब तक करेंगे जब तक कि इसका टेम्परेचर T2 नहीं हो जाए, क्योंकि अब ये कहीं से भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके आउटर पार्ट जो है वो इंसुलेटर है। सिर्फ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो इसका तो बॉटम हो गया, और इस वाले पार्ट का जो है ये टॉप है, यही सिर्फ हीट के लिए कंडक्टर हैं। क्योंकि अब यहाँ से कोई हीट आ नहीं सकती और नहीं जा सकती है, इसलिए यहाँ पर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो R T1 - T2/γ-1 होगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, और इसको हम B से लेकर C तक दिखा रहे हैं। और फाइनल जो इसका प्रेशर और वॉल्यूम है वो P3 V3 बन जाता है। ये BC जो कर्व है ये एडियाबैटिक कर्व है, या इसके नीचे वाले भाग का एरिया भी आप कह सकते हो, ये वर्क डन के इक्वल है। तो अभी तक हमने पहले ऑपरेशन में एक्सपेंशन किया, दूसरे ऑपरेशन में भी एक्सपेंशन किया। पहले ऑपरेशन में जो एक्सपेंशन किया वो आइसोथर्मल था, दूसरे प्रोसेस में जो एक्सपेंशन किया वो हमने जो है वो एडियाबैटिक था। अब हम इसको यहाँ से उठाकर सिंक पे रख देंगे, और सिंक पे रख देंगे तो अब हम सिंक पे रखने के बाद इसको कंप्रेस करेंगे तब, और ये कंप्रेस करने के बाद में हमारे पास फाइनल जो पॉइंट है वो D मिलता है, जहाँ पर प्रेशर P4 और V4 मिलता है। क्योंकि इसका भी टेम्परेचर T2 है
इसका भी टेम्परेचर T2 है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस न होकर आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ इस सिचुएशन में, और यहाँ कंप्रेशन अब शुरू हुआ। क्योंकि पहले 2 में एक्सपेंशन था, अब हमने कंप्रेशन शुरू किया है क्योंकि हम वापस पहले वाली सिचुएशन में पहुँचना चाहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए। तो अब हम इसको कंप्रेशन करते हैं, तो इस केस के अंदर जो वर्क डन है वो मिलेगा 2.303 R/T2 log V4/V3 या W3 इक्वल टू, हम ये Q2 भी कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे इक्वेशन नंबर 1 पे कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो ये अपनी हीट को रिजेक्ट करता है। तो Q2 जो है वो है जो इसने बची हुई हीट को जो है वो सिंक को दे दी। तो Q1 हीट तो इसने एब्जॉर्ब की, Q2 ही इसने रिजेक्ट कर दी। ये हमें इक्वेशन नंबर 3 से पता चलता है। अब हम इसी को जो यहाँ पर रखा हुआ था सिंक पर वर्किंग सब्सटेंस वाला प्रोसेस, या इस जो है आपका सिलेंडर, इसको उठाकर हम अब स्टैंड पे रखते हैं और स्टैंड पे रखने के बाद वापस कंप्रेशन करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से हीट कहीं से आ जा नहीं सकती, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। और तब तक कंप्रेस करते हैं तब तक कि हम इस पे इनिशियल स्टेज पे नहीं पहुँच जाते हैं। तो इस सिचुएशन में वर्क डन जो है हमारे पास W4 मिलता है। तो हमारे पास में वर्क डन 4 जो है, ये आप ये W4 को इस CD V4 और V3 कर्व वाले पार्ट के नीचे और V एक्सेस के बीच का जो भाग है उसको भी आप वर्क डन के रूप में, एरिया के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 प्रोसेस हुए। पहले 2 प्रोसेस जो है वो एक्सपेंड के थे, दूसरे जो 2 प्रोसेस थे वो कंप्रेशन के थे। या फर्स्ट और थर्ड जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल हुआ, सेकंड और फोर्थ जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक हुआ। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी वर्क डन को ऐड कर देंगे, या आप ये कह सकते हो टोटल वर्क डन जो ये ABCD जो हमें ये क्लोज कर्व मिल गया, इस कर्व के बीच वाला जो एरिया है उसके इक्वल है। तो हम अब टोटल वर्क डन ज्ञात करना चाहते हैं। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे कि इन चारों को जो है वो सम कर देंगे। तो टोटल वर्क डन W जो मिलेगा वो हमें मिलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W2 और W4 आप देख सकते हैं एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो है हमारे पास में W1 प्लस W3 मिलेगा। W1 प्लस W3 में 2.303 R दोनों में ही कॉमन है, तो मैं 2.303 R आपके पास मिलेगा T1 log V2/V1 प्लस T2 log V4/V3। ये हमें टोटल वर्क डन मिल गया। तो टोटल वर्क डन है हमारे पास में W की वैल्यू वो ये हुई। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे और फिर हम इसकी एफिशिएंसी पता करना चाहते हैं। B और C एक ही एडियाबैटिक कर्व पे है, तो हम यदि एडियाबैटिक कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करें और उसको सोल्व करें तो T1/T2 की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 6 से मिलती है। इसी प्रकार A और D जो है वो भी सेम एडियाबैटिक कर्व पे है, इसको भी सोल्व करें तो T1 और T2 की वैल्यू हमें V4 और V1 की टर्म में मिलती है। अब क्योंकि इक्वेशन 6 और 7 में लेफ़्ट साइड सेम है, इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी और उसको हम सोल्व करें तो V4/V1 की वैल्यू जो है हमें V2/V1 पावर -1 मिलती है। इसकी वैल्यू हम यदि इक्वेशन 5th में रख दें और इसको सोल्व करें तो हमें वर्क डन मिलता है। ये तो हो गया टोटल वर्क डन। और जो स्टार्टिंग में जो W1 वर्क डन था दैट इज़ हीट अब्जॉर्ब के इक्वल था, उसकी वैल्यू थी ये। तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिशिएंसी के लिए आप ये कह सकते हो कि भी टोटल जो वर्क डन है वो और जो हीट अब्जॉर्ब हुई है उन दोनों के इक्वल होगा। और ध्यान रहे वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 के भी इक्वल होगा। उसकी वजह ये है कि भाई हीट Q1 इसने एब्जॉर्ब की थी, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो इसके पास बची कितनी हीट वो Q1 माइनस Q2 होगी। और वही जो है वो हमें मैकेनिकल वर्क के रूप में मिलता है। भाई Q1 अब्जॉर्ब हुई, Q2 रिजेक्ट हो गई, तो जो हीट जो हमारे पास या जो वर्क हुआ वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। तो Q1 W1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हम यदि यहाँ पुट कर दें W की तो 2.303 R
T1 माइनस T2 log V2 बाई V1 डिवाइड बाय W1 की वैल्यू है 2.R T1 log V2 बाई V1। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो फिर हमारे पास में जो एफिशिएंसी का फार्मूला अब मिला, एफिशिएंसी का जो फार्मूला हो गया हमारे पास, उसकी वैल्यू जो हमें मिली एफिशिएंसी, इसको फार्मूले को सोल्व किया तो एफिशिएंसी की जो वैल्यू मिली वो मिली हमें T1 माइनस T2 बाई T1। इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1, और यदि आप परसेंटेज में इसकी वैल्यू चाहते हो तो इंटू 100 करके परसेंटेज लगा दें। तो इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि एफिशिएंसी सिर्फ T1 और T2 पे डिपेंड करती है। T1 जो है वो सोर्स का टेम्परेचर है और जो T2 है वो सिंक का टेम्परेचर है। तो यहाँ कहीं कोई वर्किंग सब्सटेंस के बारे में कुछ भी नहीं आया, तो ये वर्किंग सब्सटेंस का जो भी नेचर है उस पे डिपेंड यहाँ एफिशिएंसी नहीं करती, सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो T1 और T2 की बात करें या मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ये वैल्यू मिनिमम या ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो या तो T2 इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो सकती है, या T1 की वैल्यू इन्फिनाइट हो तो एफिशिएंसी की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। और ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब T2 बाई T1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ज़रूरी है कि एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन 100% होगी। मीन्स किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ये हमें यहाँ से पता चलता है। दूसरी बात, एफिशिएंसी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सोर्स के टेम्परेचर पे और सिंक के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हम अब बात करते हैं कि इसमें जो हमने फार्मूले सारे यूज़ करने हैं उनको हम एक साथ यहाँ पर जो है वो नोट करते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमारे यहाँ बन रहे हैं। सबसे पहला फार्मूला जो बनता है वो बनता है हमारे पास वर्क डन का। वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा। Q1 जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करेगा, Q2 जो सिंक को हीट जो है इंजन रिजेक्ट करेगा उसकी वैल्यू है। फिर है एफिशिएंसी इक्वल टू होगा W बाई Q1। आप इसको 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी नोट कर सकते हैं। दूसरा एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 भी होगा। और यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ ये भी वैल्यू जो है आप पता कर सकते हो कि Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1। बट ये ध्यान रहे ये रिवर्सिबल इंजन के लिए ही होगा, Q2 बाई Q1 इक्वल टू T1 बाई T2। जब इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करें, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी है कि वहाँ पर T1 और T2 जो टेम्परेचर है वो हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। सेकंड, ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना होगा जी। अब हम कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। ये वैल्यू मिनिमम होने के लिए T2 का जो T2 टेम्परेचर है जो सिंक का, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए और T1 की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो T1 की वैल्यू को इंक्रीज़ करके हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, T2 की वैल्यू को कम करके भी हम कार्नो इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।